जब हम लोग स्कूल जाने लगे तो दिक्कत यह है कि आप फीस कैसे देंगे। प्रिंसिपल कहता है कि जब पापा बताएंगे तो पापा को बोलो फीस लेकर आएँ, जब फीस लेकर आएंगे तो आप स्कूल के अंदर जाएंगे। दिल्ली में जब भी मैं छुट्टी में जाता था तो वहाँ जाकर थिएटर करने लगा। 4th ईयर आ गया और मैं सीनियर हो गया। सीनियर होके आया है, जूनियर्स के सामने स्टेज पे चढ़ के ऑडिशन करके दिखाएगा। अगर उसने मना कर दिया तो पूरे कॉलेज में बदनामी होगी। तो अचानक से मेरे पास एक दिन एक कॉल आया, जीतू भाई के दोस्त वाला जो कैरेक्टर है। 5 या 6 ऑडिशंस हुए मेरे, और 5-6 ऑडिशंस के बाद फिर मेरे पास फाइनली कॉल आया कि हाय एवरीवन, मेरा नाम शिव स्वरूप है और आपने मुझे पंचायत सीजन 2 में राहुल पांडे के रूप में देखा है और मैं वापस जिंदा होकर आपके सामने आ गया। मेरा जन्म मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में हुआ है। मैं आपको अपनी लाइफ की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि मैं किन किन चीज़ों से होकर गुजरा हूँ। एक लड़का अपने भाई के साथ सुबह सुबह स्कूल जाता है। स्कूल के गेट के अंदर घुसता है और जैसे ही क्लास के पास पहुंचता है तो उसके प्रिंसिपल पीछे से आते हैं और उसे रोकते हैं। रोकते ही उससे पूछते हैं कि आपकी फीस कहाँ है, कहाँ अंदर जा रहे हैं आप। तो ये लड़का कहता है कि वो तो पापा बताएंगे। प्रिंसिपल कहता है कि जब पापा बताएंगे तो पापा को बोलो फीस लेकर आएँ, जब फीस लेकर आएंगे तो आप स्कूल के अंदर जाएंगे। वो अपने भाई के साथ उसी टाइम अपने घर वापस चला जाता है, इसी चीज़ को सोचते हुए कि इसमें मेरी क्या गलती थी कि मुझे स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया। जाकर अपने पापा को बताता है और पापा कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम चल रही थी फाइनेंशियली। हम लोगों ने उस दिन बैठ के शाम को बहुत देर तक इस बात पे बात की और ये डिसाइड किया कि कभी तो ऐसा करेंगे कि इस स्कूल को खरीद लेंगे। हाँ, वो बचपने की बात थी, पर ऐसा हम उस टाइम पे भी सोचा करते थे कि इतना पैसा कमाएँगे कि इसने हमें अंदर जाने नहीं दिया है, हम कभी तो इसको खरीद ही लेंगे। दूसरा किस्सा, जब हम लोग दिल्ली आ गए कुछ कुछ कारणों की वजह से, तो फाइनेंशियली हम लोग बहुत वीक थे। दिल्ली आए, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, रहने की दिक्कत थी। स्कूल कहाँ जॉइन करें, क्योंकि हम लोग 7th 8th में यहाँ आ गए थे दिल्ली। तो यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा था, तो हमारे कज़िन्स ने बहुत मेहनत से, क्योंकि मिड सेशन था, तो कहीं पे एडमिशन लिया। जब हम लोग स्कूल जाने लगे तो दिक्कत ये आई कि अब फ़ीस कैसे देंगे? फ़ीस की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पापा बहुत मेहनत कर रहे थे, पर इतना नहीं हो पा रहा था कि हम लोग कंटिन्यूअसली फ़ीस दे पाएँ, उसके बाद भी इतने पैसे हो कि जैसा हम चाह रहे थे रहना दिल्ली में, वैसा रह पाएँ, क्योंकि बहुत सडनली हुआ था सब कुछ। तो मुझे उस टाइम का एक किस्सा याद है कि जब हम लोग स्कूल से वापस आते थे, और सबकी आदत होती है कुछ स्कूल से आते टाइम पे कुछ खरीद ले, कुछ ₹5 का ओयो, वो कुछ ऐसा खरीद ले। पर वो हो नहीं सकता था, क्योंकि जब हम लोग दुकान के पास आते थे, तो मम्मी को बोलते थे कि मम्मी ये बन एक होता था, कि ये बन खरीद लेगा, फ्रूट बन। तो मम्मी बहुत बहुत ऐसे गौर से देखती थी हम लोगों को कि यार मना कैसे करूँ, और हमें पता चल जाता था कि आज पैसे नहीं। उस टाइम पे भी हम लोग यही सोचते थे कि यार कभी तो ऐसा पैसा होगा, हमारे पास इतना पैसा होगा कि इसके ना बहुत सारा बन खरीद लेंगे और उसको एक रूम में भर के रख देंगे। हम लोग ऐसे ही सोचते आते थे कि कभी बहुत पैसा कमाएँगे, इतना कमाएँगे कि सब कुछ खरीद लेंगे, जो चाहिए वो कर लेंगे। तो इन दोनों चीज़ से मुझे ऐसी सीख मिली कि पहला तो ये था कि मनी मैटर्स, आपको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हर जगह पे। अगर पैसा नहीं है तो आपको कोई भी साथ नहीं देगा। और सेकंड, कि आपके अंदर भूख होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने की, जो हम दोनों भाइयों के अंदर आ गई थी। हम दोनों ने बचपन से ये देख लिया था कि पहला, अगर आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपको कोई कोई हेल्प नहीं करने वाला है। और सेकंड, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अगेन आपकी पूछ नहीं है सोसाइटी में। धीरे-धीरे जब हम लोग बड़े हुए और कॉलेज के लिए बैंगलोर आए, तो मेरा कॉलेज अलग हो गया और उसका कॉलेज अलग हो गया। मैं एसआईटी तुमकुर में गया पढ़ने के लिए, और वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करने लगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। तब तक मुझे ये पता नहीं चला था कि थिएटर ही करना चाहिए मुझे या एक्टिंग में ही जाना चाहिए। तो मैं ढूँढने लगा। सबसे पहला जो सबके सारे इंडियंस के अंदर आता है वो होता है क्रिकेट। तो मैंने एक क्रिकेट के लिए बैट खरीदा, जाके सेशन करने लगा, वॉक करने लगा, प्लेयर्स के साथ दौड़ने लगा, ट्रेनिंग करने लगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरे से दिग्गज लोग यहाँ बैठे हैं जो आराम से खेल लेते हैं। मेरे लिए बहुत टफ होता है ये खेलना, रन बनाना, या फिर वो लोग आराम से सेलेक्ट हो जाते हैं टीम में भी, मैं सेलेक्ट नहीं होता हूँ। तो पहला पॉइंट आउट हो गया कि क्रिकेट मेरे लिए नहीं। फिर मैंने ढूँढना शुरू किया कि और क्या हो सकता है। तो पहली बार मुझे वहाँ पे सोसाइटीज़ दिखी, थिएटर की सोसाइटी जो काम कर रही थी।
बट दिक्कत ये हुई कि जब तक मैं उन सोसाइटीज़ के बारे में पता कर पाया कि ऑडिशंस होंगे, इसमें सिलेक्शन होता है, क्योंकि हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे थे, इतना भी कुछ पता नहीं था कि थिएटर क्या होता है और ये सब। तो ढूँढते-ढूँढते बहुत टाइम लग गया, वो 1 साल खत्म होने वाला था, तो ऑडिशंस खत्म हो गए थे। तो इसका मतलब था कि हम लोग एडमिशन नहीं ले सकते थे उसके अंदर। उसके बाद हुआ ये कि जब सेकंड ईयर में आ गए तो हम लोग सीनियर हो गए। अगर सीनियर हो गए तो आप जूनियर्स को ऑडिशन कैसे दोगे? इसके लिए 2 साल तक मैं सोचता रहा कि मैं कैसे जाऊँ, वो कम्फर्ट ज़ोन हो गया था कि मेरे को डर लगता था कि यार ऑडिशन जाके दूँगा, अगर मना कर दिया तो क्या करूँगा? मीनव्हाइल दिल्ली में जब भी मैं छुट्टी में जाता था, तो वहाँ जाकर थिएटर करने लगा। एनएसडी के लोगों के साथ श्री राम सेंटर में देखने लग गया, बहुत सारे शोज़ देखने लग गया और एमेच्योर थिएटर के साथ जुड़ गया और थिएटर करने लग गया। और जब वहाँ से यहाँ आता, तो अब खुद ही मैं एक्सरसाइज़ कर रहा होता जो मैं वहाँ से सीख के आता। दिल्ली से सीख के आके और मैं यहाँ पे कॉलेज के टाइम पे सीख रहा होता। फिर हुआ कि 4th ईयर आ गया और मैं सीनियर हो गया और उस टाइम पे चल रहे थे थिएटर के ऑडिशन सोसाइटीज़ के कॉलेज में। पर मैं सीनियर था, अगर मैं जाता तो फिर अगेन वही बात थी कि सीनियर होके आया है, जूनियर्स के सामने स्टेज पे चढ़ के ऑडिशन करके दिखाएगा, अगर उसने मना कर दिया तो पूरे कॉलेज में बदनामी होगी, वो अलग। बट इस टाइम पे मैंने सोचा कि अगर मैंने ये कम्फर्ट ज़ोन नहीं तोड़ा तो मेरे पास अब ये साल दोबारा नहीं आएगा और मैं ये सीख नहीं पाऊँगा कि ये क्या होता है या फिर यहाँ से जुड़ नहीं पाऊँगा, इसके अलावा मुझे और कुछ अच्छे से आएगा नहीं, आता नहीं। तो 4th ईयर में मैं गया ऑडिशन देने और जैसे ही मैं ऑडिशन रूम के अंदर घुसा तो सब लोग हैरान हो गए। वो ये देख रहे थे कि ऐसा किसी ने नहीं किया था अभी तक कि 4th ईयर में ऑडिशन देने आए, क्योंकि सब फर्स्ट ईयर से आके ऑडिशन दे रहे होते हैं। तो मैं अंदर गया, मेरे से कुछ उन लोगों ने पूछा, कुछ कराया और फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया। पर बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। सेलेक्ट होने के बाद भी सिंस मैं 4th ईयर में वहाँ पे गया था, तो मेरी बात रखने के लिए या फिर मेरी इज़्ज़त रखने के लिए जूनियर्स मुझे कुछ करने के लिए दे देते थे कि ठीक है आप ये कर लीजिए, माइम कर लीजिए, पर मुझे एक्ट करने के लिए प्रॉपर्ली कोई नहीं देता था। तो वो 1 साल मेरा फिर उस स्ट्रगल में चला गया। लेकिन मुझे वहाँ पे प्यार बहुत मिला लोगों का, मुझे समझ में आया, मैंने माइम किया, पहली बार माइम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अ, थिएटर से मुझे समझ में आया कि स्टेज फ़ियर क्या होता है, स्टेज पे जाने से क्यों डर लगता है और कैसे हट सकता है। फिर वहाँ पे मैं माइम करने लग गया। सारे स्टेज स्टेज शोज़ करने लग गया माइम के इनके साथ, सोसाइटी के साथ। पर मुझे बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला, बहुत मज़ा आया मुझे। इतना अच्छा लगा कि मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे यही करना है। मैं डिसाइडेड हो गया था कि अब यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सो उसके बाद मैं निकल के आया, फिर दिल्ली आया, ऑफ़र लेटर था मेरे पास, अब मुझे जॉब मिल गई थी। फिर वो एक अलग स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कि आपके पास जॉब है, फिर भी आप जॉब छोड़ के आप थिएटर में जाना चाहते हो। तो अगेन वो एक स्ट्रगल शुरू हुआ कि मुझे ये प्रूव करना था कि मैं क्यों ये करना चाहता हूँ और मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ। मेरे ऑफ़र लेटर का कुछ डेट था फ़रवरी में, जब मुझे जॉइनिंग करनी थी और वो जब वो डेट आया तब तक मेरे पापा-मम्मी मुझे प्रॉपर्ली पीछे पड़ के बोलते थे कि बस अब ये जाना है, 12 तारीख आने वाला है, आपको वहाँ पे जाके जॉइन करना है। पर मुझे पता था मुझे नहीं करना है। जैसे-तैसे बात कर के, बोल-बोल के कि हाँ, मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। किसी तरीके से थिएटर करता रहा और 12 तारीख निकल गया और मैं जॉइन करने नहीं गया। और वो दिन मेरे लिए एकदम ही ऐसा सुकून वाला था कि फाइनली अब जो मुझे करना है मैं वो करूँगा और जितनी शिद्दत से मैं चाहता हूँ उतनी शिद्दत से करूँगा। बट फैमिली को प्रूव भी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। मैंने वहाँ से बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स के साथ काम करना शुरू किया। एनएसडी के बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स के साथ काम किया, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ प्रोडक्शंस किए और धीरे-धीरे सीखता चला गया कि होता क्या है, कैसे काम होता है, एग्ज़ैक्टली प्रोफ़ेशनल थिएटर क्या होता है, प्रोफ़ेशनल एक्टिंग क्या होती है। और बहुत सारा काम किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि अब मैं इसको फ़ाइनेंशियली करके दिखाऊँ कि मैं इससे पैसे भी कमा सकता हूँ। धीरे-धीरे वो टाइम आया जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे थिएटर नहीं करना है, क्योंकि थिएटर में दिल्ली में ये प्रॉब्लम है कि पैसे बहुत कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि लेट्स गो, अब कैमरे पे काम करेंगे, ओनली फ़िल्म्स, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे और मैं करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारी शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई और इसी मकसद से बनाई कि मुझे एज़ एन एक्टर अभी तो कोई काम देगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि जो मेरे दिमाग में स्टोरीज़ हैं, जो मैं करना चाहता हूँ एज़ एन एक्टर, उसको बनाते हैं और डालते हैं और देखते हैं लोग को कैसा लगता है और करते जाएँगे इसके बाद। सो मैं उस सेंस में करता चला गया। करते एक टाइम आया
जब मेरे पास एक ऑडिशन आया कि ऐसे-ऐसे ऑडिशन करना है पंचायत के लिए और ये कैरेक्टर है, आपको भेज रहे हैं, क्या आप कर सकते हैं? तो मैंने ऑडिशन एक्सेप्ट किया, ऑडिशन किया। पंचायत के लिए मेरे पास जब पहली बार ऑडिशन आया, तो उसमें ब्रीफिंग ये थी कि मुझे राहुल पांडे करके एक कैरेक्टर है, जिसके लिए ऑडिशन करना है और उसके बारे में डिटेल्स बताया गया था मुझे कि ऐसे-ऐसे वो बॉर्डर पे जाने वाला है और एक 2 पेज का ऑडिशन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था कुछ। तो मुझे दिया गया ऑडिशन करने के लिए। मैंने पहले तैयारी की एंड आई बिलीव कि मैं जो भी करता हूँ वो बहुत बहुत दिल से करना चाहता हूँ। तो मैंने उसके लिए 1 या डेढ़ दिन माँगा था कि मुझे इतना टाइम दे दीजिए, मैं उसको पहले प्रिपेयर करना चाहता हूँ। अच्छे से प्रिपेयर करके मैंने ऑडिशन बनाया और उनको भेजा। तो फिर रिप्लाई आने में टाइम लगा, तो मैंने ये स क्योंकि इससे पहले मैं ऑडिशन दिया था, तो मुझे इतना पता है कि आप ऑडिशन दो और छोड़ दो। जस्ट लीव इट। जब तक ऑडिशन है, देना है, तब तक ही आपके हाथ में होता है, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होता। तो मैंने ऑडिशन दिया और भूल गया। करीब 20 दिन या 1 महीने के बाद मेरे पास फिर से कॉल आया कि इसको आगे सेकंड स्टेज में ले जा रहे हैं, ये सेलेक्ट हो गया पहले राउंड में और आपको एक बार और ऑडिशन बना के देना है सेम। तो मैंने बोला ओके। अब मेरे लिए बहुत-बहुत खुशी की बात थी क्योंकि ऐसा जनरली नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने ये सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, कि ये सेलेक्ट भी होगा। तो फिर मैंने बना के भेजा। फिर से मेरे पास कुछ दिन बाद फिर से एक कॉल आया कि डायरेक्टर सर को बहुत पसंद है, आप एक काम करिए, ये तो ठीक है, ये तो रख लिया है हमने। एक और कैरेक्टर है जो वो टेस्ट करना चाहते हैं आपके लिए कि आप उस लुक पे जा रहे हैं कि नहीं, शायद वो लोग ढूँढ रहे थे। तो उन जो जीतू भाई के दोस्त वाला जो कैरेक्टर है, शायद वो वाला कैरेक्टर था, उसका ऑडिशन मेरे को भेजा गया। और फिर मैंने टाइम माँगा कि मुझे फिर से थोड़ा टाइम दीजिए, पर इस बार बोला गया कि बहुत कम टाइम है, फाइनल करना है, लॉक करना है, जल्दी कर दीजिए। तो फिर मैंने टाइम लिया, 1 दिन का टाइम शायद, और अगले दिन बना के उनको भेजा। तो ओवरऑल 5 या 6 ऑडिशंस हुए मेरे और 5-6 ऑडिशंस के बाद फिर मेरे पास फाइनली कॉल आया कि कांग्रेचुलेशंस, आप लॉक हो गए हैं। और वो स जिस टाइम पे मैंने ये सुना था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं क्या बोलूँ या क्या करूँ? मैं कहीं पे खड़ा था और बस सुन रहा था और सुनता हुआ ऐसा मेरा मन हुआ कि मैं रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इसको? रिकॉर्ड कर लेता तो मैं हमेशा सुन सकता था इसको। वो लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। कहीं पे इतनी बड़ी जगह पे सेलेक्ट हो जाना, जस्ट बिकॉज़ ऑफ टैलेंट, अबव ऑल क्योंकि मेरा एक भी बैकग्राउंड नहीं था, कोई टच पॉइंट नहीं था। उसके बाद भी मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, ये मेरे लिए सपने से बड़ा था। तो फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था, वो यही था कि इनके साथ काम करने को मिलेगा, ये एक्साइटमेंट है। तो आई विल टेल यू अ स्टोरी। जब मैं पहला शॉट दे रहा था, रघुवीर सर सामने थे और सब कुछ हो गया, तो क्योंकि ये पहला शॉट था मेरा किसी बड़े प्रोजेक्ट में, तो मैं उठ के गया और जीतू भैया और डायरेक्टर सर साथ में बैठे थे, मॉनिटर पे बैठे थे, देख रहे थे शॉट। तो मैं गया, मैंने पूछा कि सर कैसा हुआ? क्योंकि आपको बहुत एंग्ज़ायटी होती है। मुझे पहला शॉट देने के बाद मेरे को पूछना था कि कैसा हुआ? तो इन्होंने बोला कि हाँ, अच्छा हुआ। तो मैंने फिर जीतू भैया से अलग से पूछा, तो उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले, अगर खराब होगा तो ये तुझे जाने नहीं देंगे, ये ऐसे डायरेक्टर हैं। अगर ये खराब हुआ तो ये तुझसे कराते रहेंगे, चाहे रात हो जाए, शाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर ये तेरे से निकाल के छोड़ेंगे। तो मुझे इंटेंशन समझ में आया कि क्यों पंचायत या ऐसी वेब सीरीज़ या टीवीएफ की वेब सीरीज़ इतनी अच्छी क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। वो एक-एक सीन को इतने दिल से बना रहे हैं और इतना रियलिस्टिक बना रहे हैं कि आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ये फ़िल्म चल रही है। आपको लगेगा कि अरे मेरे गाँव की कहानी चल रही है। पंचायत में एक सीन था जब मैं राहुल पांडे की डेथ हो जाती है और जो प्रोसेशन है वो आता है गाँव में और लोग रो रहे हैं और वो साथ में जाते हैं गाँव के घर तक। वो सीन सेट पे रहने वालों के लिए बहुत, बहुत, बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि बहुत डार्क हो गया था सिचुएशन। लोगों को अलाउ किया गया था कि वो सिचुएशन को अपने हिसाब से लें। तो डायरेक्टर सर ने भी अलाउ कर दिया था कि जो जिस सीन में जैसा है, वैसा नेचुरली रहे। जैसे मेरे पापा का कैरेक्टर जो कर रहे थे फैज़ल सर, उनकी वैनिटी में मैं गया तो मैंने देखा कि वो पूरा अंधेरा है और वहाँ सिर्फ़ अकेले वो बैठे हैं अंधेरे में और रो रहे हैं और एक बहुत ही सैड म्यूज़िक चल रहा है उनके इस पे साउंड बॉक्स पे। तो ऐसा कुछ सीन था। बहुत ज़्यादा लोग इधर-उधर भाग रहे थे क्योंकि बहुत क्योस वाला सीन था। बहुत बड़ी कास्ट थी उसमें, तो डायरेक्टर्स के लिए, एडीज़ के लिए बहुत बड़ा टास्क था कि इतने लोगों को एक साथ करके एक सीन बनाएँ। तो वो जो रोने वाला सीन आप देखते हैं, वो बहुत ही नेचुरल था और वो सीन वहाँ पे भी जब चल रहा था तो
सब फ़ील कर रहे थे और यही कारण है कि आपको वो फ़ील हो पाता है। उन्होंने फ़ील किया इसलिए आप रिलेट कर पाए। मैंने अपनी लाइफ़ से जो भी सीखा है आज तक करते हुए, वो यही है कि अगर आपको कुछ भी करना है लाइफ़ में, तो आपको काम करना पड़ेगा। सिर्फ़ सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको उठना पड़ेगा, जाकर अपने काम काम करना पड़ेगा अपना और करते-करते ही आप सीखेंगे। ये नहीं हो सकता है कि आप बैठे घर पे और सोचें। सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होगा। सेकंड चीज़ कि आपको अपना सर्कल देखना चाहिए। आप किनके साथ रहते हैं, इससे आपकी लाइफ़ में बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके आस-पास वाले लोग अगर मिलियनेयर्स हैं, तो आप मिलियनेयर्स बनेंगे ही बनेंगे। अगर वो खराब हैं, तो आप खराब बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप मुज़फ़्फ़रपुर से जुड़ी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो जोश टॉक मुज़फ़्फ़रपुर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।